मार्केट में सब्जियां और फल सरकारी निर्खों के बरक्स महंगे दामों फरोख्त किए जा रहे हैं। अदरक 850, लहसुन चाइना 450, जबकि प्याज 70 रुपये किलो तक बेचा जा रहा है। फलों में सेब 480 और केला 440 रुपये दर्जन तक बिकने लगा है। मज़ीद तफसीलात लेंगे अब्दुल कादिर से। बताइए अब्दुल कादिर, क्या भाव तो है आज मार्केट में? हाँ जी बिल्कुल, आज जो मार्केट में सरकारी नेशनल का इजरा किया गया उसमें 9 सब्जियों की कीमतों में इजाफा किया गया। प्याज 1 रुपया महंगा करके 46 रुपये फी किलो मुकर्रर किया गया, लेकिन मार्केट में बदस्तूर प्याज जो है 46 के बरस 70 से 80 रुपये फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। टमाटर 40 रुपये, लेकिन कीमत शहरियों से जो वसूल की जा रही है वो 60 रुपये फी किलो तक है। इसी तरह जिन सब्जियों की कीमतों में इजाफा किया गया इसमें लीमू देसी 15 रुपये महंगा करके 325 रुपये मुकर्रर किया गया, लेकिन मार्केट में देसी लीमू जो है 540 से 550 रुपये फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। टीले फार्मी 5 रुपये इजाफे के बाद 85 रुपये मुकर्रर किए गए, लेकिन मार्केट में 110 रुपये फी किलो तक फरोख्त किए जा रहे हैं। मेथी 10 रुपये इजाफे के बाद 130 रुपये सरकारी रेलिस में, लेकिन मार्केट में 180 रुपये फी किलो तक फरोख्त की जा रही है। बैगन 10 रुपये इजाफे के बाद 70 रुपये मुकर्रर किए गए, लेकिन ये 70 रुपये सिर्फ सरकारी नफनामों तक महदूद है, क्योंकि मार्केट में 90 से 100 रुपये फी किलो तक बैगन की फरोख्त की जा रही है। करेले 5 रुपये इजाफे के बाद 125 रुपये मुकर्रर किए गए, लेकिन फरोख्त 170 रुपये फी किलो तक किए जा रहे हैं। बंद गोभी 5 रुपये इजाफे के बाद 35 रुपये, लेकिन बंद गोभी की फरोख्त 50 रुपये फी किलो तक की जा रही है। भिंडी 15 रुपये महंगी की गई है आज, और सरकारी रेल इसमें 135 रुपये कीमत मुकर्रर की गई है, लेकिन मार्केट में 170 से 190 रुपये फी किलो तक भिंडी की फरोख्त की जा रही है। शिमला मिर्च 3 रुपये महंगी करके 50 रुपये मुकर्रर की गई है, लेकिन मार्केट में 50 के बरक्स 70 रुपये फी किलो तक शिमला मिर्च की फरोख्त की जा रही है। घिया तोरी 10 रुपये बढ़ाकर 70 रुपये सरकारी रेलिस में कीमत है, लेकिन घिया तोरी की फरोख्त मार्केट में 100 से 120 रुपये फी किलो तक की जा रही है। फलों में सेब जो है वो 480 रुपये मुकर्रर किया गया, जबकि सरकारी रेलिस में इसी सेब की कीमत 335 रुपये मुकर्रर की गई है। केला दर्जा अव्वल 260 रुपये मुकर्रर किया गया, लेकिन मार्केट में 440 रुपये दर्जन। केला दर्जा दोम 180 रुपये मुकर्रर किया गया, लेकिन मार्केट में 250 से 270 रुपये फी दर्जन तक फरोख्त किया जा रहा है। जबकि दर्जा सोम का केला जो है मार्केट में 200 से 220 रुपये फी दर्जन तक फरोख्त किया जा रहा है। और खरबूजा जो है वो 100 रुपये मुकर्रर किया गया, लेकिन खरबूजे की फरोख्त जो है 140 रुपये फी किलो तक की जा रही है। अंगूर 360 के बरस 550 से 600 रुपये फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। आड़ू 170 के बरस 300 रुपये, और स्ट्रॉबेरी दर्जा दोम जो है 120 रुपये फी किलो तक फरोख्त की जा रही है। लुकाट 130 रुपये मुकर्रर की गई है, लेकिन मार्केट में लुकाट की फरोख्त जो है 250 रुपये फी किलो तक की जा रही है। सब्जियां और जो है वो सरकारी नेशनमों के बरस महंगे दामों फरोख्त किए जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया अब्दुल कादिर अपडेट करने का। 9 मई को जिन्ना हाउस पर शरपसंदों के हमले की होशरबा तफसीलात सामने आ गई हैं। जिन्ना हाउस पर पूरी मनसूबाबंदी और कोऑर्डिनेशन के साथ हमला किया गया, जिसमें चंद शरपसंद रहनुमा की बराह रास्त शिरकत और रहनुमाई भी शामिल थी। ये रिपोर्ट देखें। 9 मई को लाहौर में जिन्ना हाउस पर शरपसंदों के हमले की होशरुबा तफसीलात मंजर आम पर आ गई हैं। तफसीलात के मुताबिक दोपहर 2:55 से 3:20 के दौरान PTI रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद और दीगर शरपसंद रहनुमा लिबर्टी चौक पहुँचे। दोपहर 4:05 पर मुश्तिल हजूम ने कैंट का रुख किया, जबकि पहले से शरपसंदों का एक टोला शेरपाव पुल पर पहुँच चुका था। शाम 5:15 पर जिन्ना हाउस पर पहला धावा बोला गया, लेकिन धावा बोलने वाले इन 25 से 30 अफराद को वापस धकेल दिया गया। 5:27 पर शरपसंदों ने बतदरीज बढ़ती हुई तादाद के साथ जिन्ना हाउस पर दोबारा एंट्री की। शाम 5:30 से 6 बजे तक इन शरपसंदों ने जिन्ना हाउस में तोड़फोड़ करके शदीद नुकसान पहुँचाया। 6:07 पर जिन्ना हाउस को मुकम्मल तौर पर जला दिया गया। 6:10 पर फोर्ट्रेस से मजीद शरपसंद जिन्ना हाउस पहुँच गए, जिन्होंने तबाहकारियों में अपना किरदार अदा किया। 6:13 पर एक और जत्था धर्मपुरा से जिन्ना हाउस जा पहुँचा। 6:30 से 7:55 तक तकरीबन 2000 अफराद ने इज्तमाही तौर पर जिन्ना हाउस को मुकम्मल तबाह कर दिया, और तबाही का ये सिलसिला रात 8 बजे तक जारी रहा। शरपसंदों ने मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज के दफ्तर पर भी हमला करके तबाही मचाई। इसके अलावा मुल्क के दीगर 200 से ज्यादा मकामात पर 2 से 3 घंटे इन शरपसंदों ने तबाही मचाई रखी, जिसे पूरे पाकिस्तान ने अपनी आंखों से देखा। इन इंकशाफात से वाज़ेह है कि जिन्ना हाउस पर पूरी मनसूबाबंदी और कोऑर्डिनेशन के साथ हमला किया गया, जिसमें चंद शरपसंद रहनुमाओं की बराह रास्त शिरकत और रहनुमाई शामिल थी। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी के इजलास का इलामिया जारी कर दिया गया है, जिसमें 9 मई को कौमी सतह पर यौम सियाह के तौर पर मनाने पर इत्तफाक किया गया है।
اس بارے آپ کو بتائیں کہ نگران وزیر اطلاعات پنجاب عامر میر نے کہا ہے کہ فوجی تنصیبات پر حملہ کرنے والے سامان پارک میں موجود ہیں۔ پی ٹی آئی قیادت شرپسندوں کو 24 گھنٹوں میں پولیس کے حوالے کر دیں، جبکہ بصورت دیگر سخت ایکشن بھی ہوگا۔ اس بارے رپورٹ کریں گے فاہد امین۔ نگران وزیر اطلاعات پنجاب عامر میر کی ڈی جی پی آر میں پریس کانفرنس۔ بولے ٹی ٹی پی کی طرح پی ٹی آئی بھی نان اسٹیٹ ایکٹر کا روپ دھار رہی ہے۔ انٹیلیجنس اطلاعات کے مطابق 30 سے 40 دہشت گرد زمان پارک میں پناہ لیے ہوئے ہیں۔ کور کمانڈر ہاؤس میں حملے کے دوران کئی افراد کا زمان پارک سے رابطہ تھا۔ حملوں کے ہینڈلرز زمان پارک میں شرپسندوں سے رابطے میں تھے۔ جلاؤ گھیراؤ کی ہدایت زمان پارک سے دی گئی، جس کا ثبوت موجود ہے۔ 30 سے 40 دہشت گرد جو ملٹری تنصیبات پر حملوں میں ملوث تھے پناہ لیے ہوئے ہیں، ان کو ہینڈ اوور کر دیں۔ اگر ہینڈ اوور نہیں کریں گے تو وہی ہوگا جو قانون بتاتا ہے۔ کئی لوگوں کا رابطہ تھا زمان پاک میں موجود پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کے ساتھ۔ وہاں پر ہینڈلر جو تھے ان حملوں کے، وہ ان کے ساتھ رابطے میں تھے۔ عامر میر نے بتایا کہ ملٹری اور انسدادی دہشت گردی کورس میں مقدمات چلانے کا فیصلہ عسکری اور سیاسی قیادت کا مشترکہ فیصلہ ہے۔ 9 مئی کو شرپسندوں نے ریڈ لائن کراس کی۔ اب تک 3400 سے زیادہ حملہ آور گرفتار ہو چکے ہیں۔ درج مقدمات کی تعداد 254 ہے۔ 975 افراد کی شناخت ہو چکی ہے۔ 78 کا جسمانی اور 609 کا جوڈیشل ریمانڈ ہو چکا ہے۔ عامر میر نے کہا کہ پنجاب میں دفعہ 144 نافذ رہے گی۔ آخری شرپسند کی گرفتاری تک شناخت کا عمل جاری رہے گا۔ 9 مئی کو پی ٹی آئی کے شرپسندوں نے ریڈ لائن کراس کی تھی۔ دیکھیں 24 گھنٹے گزرنے کے بعد قانون کی عملداری جو ہے وہ حرکت میں آئے گی۔ اس کے علاوہ جو دوسرے درجے کی دہشت گردی میں ملوث ہیں لوگ جو گرفتار ہو چکے ہیں، وہ انسداد دہشت گردی کی عدالتوں میں جائیں گے، اور اب کسی قسم کی نرمی جو ہے وہ نہیں برتی جائے گی۔ نگران وزیر اطلاعات کا کہنا تھا کہ پہلے پولیس کو کارروائی کرنے کی اجازت نہیں تھی، اب شرپسندوں کے خلاف اسلحے کے استعمال کی اجازت دے دی گئی ہے۔ کیمرامین حافظ سلیمان کے ساتھ فہد امین، لاہور نیوز۔ آپ کو بتائیں کہ جناح ہاؤس پر حملے اور جلاؤ گھیراؤ کے کیس میں اہم پیش رفت۔ عدالت نے مجموعی طور پر 138 ملزمان کو شناخت پریڈ پر 7 روز کے لیے جیل بھجوا دیا ہے۔ مزید آپ کو یہ بھی بتائیں کہ اے ٹی سی عدالت میں جلاؤ گھیراؤ اور جناح ہاؤس کو نقصان پہنچانے والے ملزمان کو پیش کیا گیا۔ آپ کو بتائیں کہ اے ٹی سی کی خصوصی عدالت کی ایڈمن جج ابرگل خان نے تفتیشی آفیسر کی شناخت پریڈ کی درخواست پر سماعت کی۔ تھانہ کاہنہ سے 12، تھانہ مغل پورہ سے 7، تھانہ گلبرگ سے 22، تھانہ ریس کورس سے 3 ملزمان اور تھانہ سرور روڈ سے 94 ملزمان کو پیش کیا گیا۔ ملزمان میں پی ٹی آئی رہنما میاں عباد فاروق اور ٹک ٹاکر خواتین صنم جاوید اور طیبہ راجہ بھی شامل تھیں۔ عدالت نے وکلا کے دلائل مکمل ہونے کے بعد ملزمان کو 7 روز کے لیے شناخت پریڈ کے لیے جیل بھجوا دیا۔ حکومت پی ٹی آئی پر پابندی لگائے۔ سربراہ مسلم لیگ کاف چودھری شجاعت حسین نے مطالبہ کر دیا ہے۔ کہتے ہیں فوجی تنصیبات پر حملہ کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی ہونی چاہیے۔ شرپسند عناصر کے خلاف عالمی ایڈ کے تحت مقدمات درج کیے جائیں۔ سابق گورنر پنجاب چودھری سرور بولے جو کام بھارت اور دہشت گرد نہیں کر سکے وہ چند شرپسندوں نے کر دکھایا۔ پاک فوج سے اظہار یکجہتی۔ مسلم لیگ کاف کے زیر اہتمام ریلی نکالی گئی۔ ریلی مسلم لیگ ہاؤس ڈیوس روڈ سے شروع ہو کر پریس کلب پر اختتام پذیر ہوئی۔ چودھری شجاعت حسین نے کہا کہ ایک شخص لیڈر بن کر سرکاری املاک پر حملہ آور ہوتا ہے۔ ملک میں توڑ پھوڑ اور نقص امن پیدا کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ پاکستان کی ہر طرح جو بھی غلط بات کرے گا تو اس کی سزا انشاءاللہ تعالیٰ اسے مل جائے گی۔ چیف آرگنائزر مسلم لیگ کاف نے کہا کہ شرپسندوں نے جو کر دکھایا اس سے سب کے سر شرم سے جھک گئے ہیں۔ ہماری پاک فوج کی پوری دنیا میں عزت ہے۔ جو لوگ بھی اس شرپسندی میں، اس دہشت گردی میں ملوث تھے، ان سب کو قرار واقعی سزا دی جائے تاکہ پاکستان میں دوبارہ کسی کو یہ جرت نہ ہو سکے، کسی کو یہ طاقت نہ ہو سکے کہ پاکستانی فوج کے خلاف آنکھ اٹھا کے بھی دیکھ سکے۔ رہنما مسلم لیگ کاف چودھری شافع حسین نے کہا کہ جو 9 مئی کو ہوا وہ پاکستان کی تاریخ میں پہلے کبھی نہیں ہوا۔ پی ٹی آئی کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ جو شہداء کے مجسمے تھے ان کو کس طرح توڑا گیا، گرایا گیا، میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں سنا کہ ایسا ہوئے گا۔ شدید گرمی کے باوجود ریلی میں کارکنوں کی کثیر تعداد کی شرکت۔ ریلی کے شرکاء نے ہاتھوں میں بینرز اور پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے جن پر پاک فوج کے حق میں نعرے درج تھے۔
आपको बताएं कि मारूफ सियासतदान जहांगीर तरीन ने कहा है कि जिन्ना हाउस में शरपसंदी प्लान करने वालों को कैफे किरदार तक पहुंचाना चाहिए। जो हुआ इसकी मसम्मत करते हैं। ये कोई ना भूले कि पाक फौज अपनी ज़िंदगी के रिस्क पर वतन की हिफाजत करती हैं। मज़ीद क्या कहते हैं बताएंगे साहिद आबिद अपनी इस रिपोर्ट में। जिन्ना हाउस लाहौर में सियासी रहनुमाओं की आमद। जहांगीर तरीन ने इकबाल खाकवानी, फैसल जबवाना और ओन चौधरी के हमरा जिन्ना हाउस का दौरा किया और जिन्ना हाउस में होने वाले नुकसानात का जायजा लिया। मीडिया से गुफ्तगू में जहांगीर तरीन ने कहा कि जुल्फकार अली भुट्टो, बेनज़ीर और नवाज शरीफ को सजाएं होती रहीं। किसी ने ऐसी शरपसंदी के बारे में सोचा भी नहीं कि जिन्ना हाउस जैसी जगह पर हमला करे। किसी गिरफ्तार मुलजम ने PTI कारकुन होने की तरदीद नहीं की। मैंने नया पाकिस्तान बनाने के लिए PTI का साथ दिया, लेकिन जो हुआ उस पर अफसोस और मजम्मत करते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये सब प्लान करने वाले कैफरे किरदार तक पहुंचेंगे। तो कोर कमांडर हाउस जो जिन्ना साहब का घर था, वहाँ जाके इस किस्म की हरकतें करें, तो ये बहुत दिली दुख है और बहुत अफसोस है। और जिन लोगों ने ये कराया है और जिन लोगों ने ये किया है, उसको हम सारे दोस्त पुरजोर आवाज़ में इसकी कंडेम करते हैं। और उम्मीद है कि जिन लोगों ने ये किया है, जिन लोगों ने ये प्लान करके कराया है, उनको कैसे किरदार तक पहुंचाया जाए। जहांगीर तरीन ने मजीद कहा कि कोई ये बात न भूले कि पाकिस्तान के लिए फौज का क्या किरदार है। ये लोग अपनी जान पर खेलकर पाकिस्तान की हिफाजत करते हैं। कोई ना भूले कि ये पाकिस्तान अफवाज जो हैं, उनका क्या किरदार है। ये वो लोग हैं जो बॉर्डर पे खड़े होके आप लोगों की, हमारी सब की खातिर पहले अपना सीना आगे करते हैं, गोलियां इनको लगती हैं पहले। ये हर वक्त बॉर्डर पे पाकिस्तान की बचत के लिए खड़े होते हैं, रिस्क लेते हैं, अपनी ज़िंदगी लगाते हैं। सियासी रहनुमा फैसल जबवाना ने कहा कि सियासी कारकुन होने के नाते ये सब कुछ देखकर बहुत अफसोस हुआ। इसके जिम्मेदारों को कैफरे किरदार तक पहुंचाना ज़रूरी है। कैमरामैन उमैर रईस के साथ साहिद आबिद, लाहौर न्यूज़। और नाज़रीन, शोबिस के सितारे हों या फिर नामवर खिलाड़ी, हर कोई जिन्ना हाउस पर शरपसंदों के हमले पर रंजीदा है। स्टार्स की बड़ी तादाद पाक फौज से इज़हार यकजहती के लिए कोर कमांडर हाउस पहुंच गई। ये रिपोर्ट देखें। जिन्ना हाउस को लगने वाली आग तो ठंडी हो गई, लेकिन हर पाकिस्तानी वाक़े पर इंतहाई दुखी है। दुनिया भर में मुल्क का नाम रोशन करने वाले शोबिस के सितारे और खिलाड़ी भी शरपसंदों की इस मज़मूम हरकत की शदीद मजम्मत कर रहे हैं। फिल्म स्टार मोहम्मद राना, मेघा, गुलकार साहिर अली बका, हामिद अली खान, वारिस बेग और दीगर जिन्ना हाउस पहुंचे और पाक फौज से भरपूर इजहार यकजहती किया। और नहीं ख्याल किया तो कायद आज़म साहब का ही ख्याल कर लेते, जिन्होंने ये मुल्क हमें दिया, ये घर बना के दिया, ये हम सब का घर है ये पाकिस्तान। प्लीज़ पाकिस्तान के लिए ये मत कीजिए। पाकिस्तान को हमने अच्छी जगह लेके जाना है। हमारा पूरा मीडिया जो है वो पूरी दुनिया में जाता है, पाकिस्तान का मजाक उड़ता है। जिन लोगों ने भी ये किया है, जो लोग भी इसके जिम्मेदार हैं, उनको कटहरे के पीछे ज़रूर होना चाहिए। जिन्होंने उसको उकसाया है, कम से कम आप अपनी अकल यूज़ करें। हम किसके लिए क्या काम कर रहे हैं? पाकिस्तान को जला रहे हैं। पाकिस्तान सबसे पहले पाकिस्तान है तो मैं हूँ। खेलों के मैदान के हीरोज ने पाक फौज के जवानों को मुल्क के हकीकी हीरो करार देते हुए कहा कि पाक फौज मुल्क की हिफाजत की जामिन है। तकरीब के अख्ताम पर पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए शमें रोशन की गई और खुसूसी दुआ भी की गई। PTI कारकुनान की नजरबंदी का मामला है। लाहौर हाई कोर्ट ने आशा अली भट्टा और ख्याल कासरू समेत 111 अफराद की नजरबंदी का नोटिफिकेशन मुअत्तल करके रिहा करने का हुक्म दे दिया है। ये रिपोर्ट देखें। लाहौर हाईकोर्ट में PTI कारकुनों की नजरबंदी का मामला जस्टिस अली ज़िया बाजवा ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया एक्टिविस्ट आयशा अली भुट्टा और PTI रहनुमा ख्याल कास्त्रो समेत 111 कारकुनों की नजरबंदी का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया है। अदालत ने 111 कारकुनों को रिहा करने का हुक्म दे दिया। अदालत के हुक्म पर डिप्टी कमिश्नर लाहौर अदालत में पेश हुई। जस्टिस अली ज़िया बाजवा ने कहा कि अभी हम सिर्फ नोटिफिकेशन मुअत्तल कर रहे हैं। DC साहिबा को इन लोगों की नजरबंदी का एक मिनट का हिसाब देना होगा। बगैर किसी वाहिद के शहरियों को नजरबंद करना खिलाफ कानून है। जस्टिस इनवारुल हक पुन्नू ने कारकुनों के नजरबंदी केस में रिमार्क्स दिए कि खुदारा इस मुल्क को चलने दे। एक बंदा जमानत करवा कर बाहर निकलता है, आप गिरफ्तार कर लेते हैं। लोगों के हुकूक पामाल न किए जाएं। वकला अपने क्लाइंट को कहें कि आइंदा ऐसे वाकयात का हिस्सा न बने।
दूसरी जानिब जस्टिस आलिया नीलम ने चौधरी जुबैर अहमद और दीगर की दरखास्तों पर समाअत की। दरखास्तों में 453 PTI कारकुनों की नजरबंदी के अहकामात को चैलेंज किया गया है। अदालत ने पंजाब हुकूमत और दीगर फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए 23 मई को जवाब तलब कर लिया है। लाहौर की इंसदाद दहशत गर्दी की खुसूसी अदालत ने जलाओ घेराव के इल्जाम में गिरफ्तार 3 PTI कारकुनों को 7 रोज के लिए शनाख्त परेड पर जेल मुंतकिल करने का हुक्म दे दिया है। कैमरामैन मोहम्मद अयूब के साथ मोहम्मद अशफाक, लाहौर न्यूज़। वेलकम बैक। आपको बताएं कि इमरान खान को पार्टी की सदारत से हटाने की कार्रवाई का मामला है। लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई के खिलाफ दरखास्तों को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है। रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद अशफाक। इमरान खान को पार्टी की सदारत से हटाने की कार्रवाई। लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई के खिलाफ दरखास्तों को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट का 5 रुकनी फुल बेंच 19 मई को दरखास्तों पर समाअत करेगा। फुल बेंच की सरबराही जस्टिस शाहिद बिलाल हसन करेंगे। इमरान खान ने पार्टी ओहदे से हटाने के लिए इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई को चैलेंज किया है। दरख्वास्त में निशानदही की गई है कि इलेक्शन कमीशन तोशाखाना में नाअहली की बुनियाद पर कार्रवाई कर रहा है। नाअहली से मुतालिक इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई गैर कानूनी है। नाअहली के फैसले को भी हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया है। PTI के वकील ने नुक्ता उठाया कि 2 मुख्तलिफ दरखास्तों में इमरान खान को तहरीक इंसाफ की सदारत से हटाने की इस्तदा की गई है। इलेक्शन कमीशन ने इब्तदाई कार्रवाई करते हुए इमरान खान को नोटिस जारी कर रखा है जो गैर कानूनी है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के वकील ने अदालत से इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई को कलअदम करार देने की इस्तदा की है। कैमरामैन मोहम्मद इशफाक, लाहौर न्यूज़। आपको बताएं कि रहनुमा PTI मियां महमूद रशीद की बाजियाबी से मुतालिक दरख्वास्त का मामला है। लाहौर हाई कोर्ट ने दरख्वास्त को गैर मौसर करार देकर निपटा दिया है। मियां महमूद रशीद ने बयान दिया कि दौरान हिरासत इन पर तशद्दुद भी किया गया है। ये रिपोर्ट देखें। साबिक सूबाई वजीर मियां महमूद रशीद की बाजियाबी से मुतल्लिक केस की समाअत लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली ज़िया बाजवा ने दरखास्त पर समाअत की। पुलिस ने अदालती हुक्म पर मियां महमूद रशीद को हथकड़ी लगाकर अदालत पेश किया। दरखास्त में विफाकी हुकूमत, होम सेक्रेटरी समेत दीगर को फरीक बनाया गया। वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मियां महमूद रशीद को गैर कानूनी तौर पर हिरासत में लिया गया। अदालत मियां महमूद रशीद को बाजियाब करवा कर अदालत पेश करने का हुक्म दे। सरकारी वकील ने अदालत को बताया कि मियां महमूद रशीद के खिलाफ 5 मुकदमात दर्ज हैं। एक मुकदमे में जिस्मानी रिमांड लिया है। मियां महमूद रशीद ने अदालत को बताया कि दौरान हिरासत उन पर तशद्दुद किया गया। अदालत ने मियां महमूद रशीद का सर्विसेज अस्पताल से मेडिकल करवाने का हुक्म देते हुए बाजियाबी से मुतल्लिक दरखास्त को गैर मौसर करार देकर निपटा दिया। अलकादिर ट्रस्ट केस में नैब लाहौर ने समान पार्क में तलबी नोटिस वसूल करवा दिया है। अलकादिर ट्रस्ट में इमरान खान को तलब कर लिया गया। नैब ने 190 मिलियन पाउंड के अलकादिर ट्रस्ट केस में इमरान खान को तलब कर लिया। नैब लाहौर की टीम ने समान पार्क जाकर नोटिस वसूल करवाया, जबकि नैब टीम 2 दफ़ा समान पार्क भी गई। आपको बताएं कि ब्रायलर गोश्त की कीमत में 8 रुपये कमी। मुर्गी का गोश्त 647 रुपये से सस्ता होकर 639 रुपये किलो मुकर्रर किया गया है। अंडों की कीमत में इस्तेहकाम कीमत 290 रुपये दर्जन मुकर्रर की गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं, ब्रायलर की गोश्त की कीमत में 8 रुपये की कमी हुई है। और आपको बताएं कि मुर्गी का गोश्त 647 रुपये से सस्ता होकर 639 रुपये किलो मुकर्रर किया गया है। अंडों की कीमत में भी इस्तेहकाम हुआ है, कीमत 290 रुपये दर्जन पर बरकरार है। आपको बता रहे हैं कि मुर्गी का गोश्त 647 रुपये से सस्ता करके 639 रुपये किलो मुकर्रर कर दिया गया है। अंडों की कीमत में इस्तेहकाम है, कीमत 290 रुपये दर्जन मुकर्रर की गई है। ब्रायलर के गोश्त की कीमत में 8 रुपये की कमी सामने आई है और मुर्गी का गोश्त 647 रुपये से सस्ता करके 639 रुपये किलो मुकर्रर किया गया है। अंडों की कीमत में इस्तेहकाम, कीमत 290 रुपये दर्जन मुकर्रर की गई है। आपको बता रहे हैं कि मुर्गी का गोश्त 647 रुपये से सस्ता करके 639 रुपये किलो मुकर्रर किया गया है, जबकि अंडों की कीमत में भी इस्तेहकाम और कीमत 290 रुपये दर्जन मुकर्रर की गई है। आपको बता रही हैं कि ब्रायलर की कीमत में ये कमी सामने आई है, कीमत में 8 रुपये कमी की गई है। मुर्गी का गोश्त 647 रुपये से सस्ता करके 639 रुपये किलो मुकर्रर किया गया है। आम मार्केट हो या फिर यूटिलिटी स्टोर, सस्ता आटा नायाब है। यूटिलिटी स्टोर पर सब्सिडाइज आटे की किल्लत रोज़ बरोज़ बढ़ने लगी है। सस्ते आटे के हसूल के लिए यूटिलिटी स्टोर्स के बाहर लंबी कतारें बरकरार हैं, शहरी ख़वार होने लगे हैं। इस बारे रिपोर्ट करेंगे अब्दुल कादिर।
लाहौरियों को आटा ही खाने लगा। ओपन मार्केट में आटे की कीमतों में मुसलसल इजाफा। शहर के यूटिलिटी स्टोर पर सस्ते आटे की किल्लत बरकरार है। मर्द और खवातीन की बड़ी तादाद को घंटों कतारों में लगने के बावजूद आटा न मिल सका। शहरी कहते हैं कई रोज से चक्कर लगा रहे हैं लेकिन सस्ता आटा नहीं मिल रहा। बच्चों को 2 वक्त की रोटी भी नहीं खिला सकते। आटा लेने के आए हैं, आटा ना पूछ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आटा नहीं है, आटा नहीं मिलेगा, आटा नहीं आ रहा है। मैं यहाँ से 5 दिन हुए यहाँ आ रहा हूँ, रोजाना आ रहा हूँ। सुबह 6 बजे आता हूँ, कभी आता है कभी आटा नहीं आता। 2 हफ्ते हो गए हमें आटा लेने के लिए आ रहे हैं, हमें आटा नहीं मिल रहा। हुकूमत के तमाम तर दावों के बावजूद सस्ता आटा गरीब की पहुँच से दूर है और सूरत-ए-हाल रोज बरोज खराब होती जा रही है। कैमरामैन मोहम्मद अजीम के साथ अब्दुल कादिर, लाहौर न्यूज़। आपको बताएं कि लाहौर पार्किंग कंपनी तबाही के दहाने पर पहुंच गई है। शहर भर में मुतअद्दिद बड़ी पार्किंग साइट्स पर ओवर चार्जिंग खुलेआम होने लगी है। निगरान वज़ीर बल्दियात इब्राहिम हसन मुराद ने इंतज़ामी अफसरान से पार्किंग का खसारा बढ़ने पर शिकवा किया है। ये रिपोर्ट देखें। शहर भर में मोटरसाइकिल टोकन फीस 20 रुपए के बजाय 30 रुपए वसूल की जाने लगी। लाहौर पार्किंग कंपनी 5 माह से रेवेन्यू टारगेट पूरे करने में बुरी तरह नाकाम हो गई। तनख्वाहों और 450 वर्कर्स के यूनिफॉर्म्स खरीदारी के लिए अकाउंट खाली है। कंपनी रिपोर्ट के मुताबिक नादरा सेंटर पार्किंग साइट का माहाना रेवेन्यू 12 लाख से कम होकर 6 लाख रुपए माहाना रह गया। चिल्ड्रन अस्पताल पार्किंग साइट का माहाना रेवेन्यू 8,50,000 से कम होकर 6 लाख माहाना तक कम कर दिया गया। पैनोरामा पार्किंग साइट का माहाना रेवेन्यू 10 लाख से कम होकर 4,80,000 रुपए तक हो गया। निगरान वजीर बल्दियात इब्राहिम हसन मुराद का कहना है कि इसमें कोई शक नहीं कि पार्किंग कंपनी में खुर्द-बुर्द हो रही है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर्स फौरी पार्किंग माफिया को संजीदगी से कंट्रोल करें। आपको बताएं कि CEO LWMC के मुख्तलिफ इलाकों के हंगामी दौरे, सफाई के मामलात में कोताही बरतने पर 3 टाउन मैनेजर और 1 जोनल ऑफिसर ओहदे से फारिग किए गए हैं, जिनका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। ये रिपोर्ट देखें। CEO LWMC इन एक्शन बाबर साहबदीन ने सफाई इंतजामात का जायजा लेने के लिए शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। कॉलेज रोड, अकबर चौक टाउनशिप, मादरे मिल्लत रोड पर सफाई इंतजामात का जायजा लिया। गुलबर्ग मेन बुलेवार्ड, CBD, कलमा चौक अंडरपास, बरकत मार्केट पर भी ऑपरेशनल वर्क का मुआयना किया। CEO LWMC ने नाकिस कारकर्दगी पर शालीमार टाउन के मैनेजर हसन खालिद को मुअत्तल कर दिया। गुलबर्ग टाउन की मैनेजर हिरा, जोनल ऑफिसर इरशाद अली भी ओहदे से फारिग। फिरोजपुर रोड पर स्क्रैपिंग और नाकिस सफाई पर तैयबा सरवर को ओहदे से हटा दिया गया। समनाबाद टाउन मैनेजर फौजिया खान फिरोजपुर रोड पर स्पेशल सफाई गैंग्स की निगरानी करेंगी। गुलबर्ग टाउन मैनेजर असलम चौधरी जोन 22 और 23 में भी सफाई मामलात के जिम्मेदार होंगे। अजीज भट्टी टाउन के उसामा सुहेल ताहुक्म सानी शालीमार टाउन में सफाई मामलात देखेंगे। CEO LWMC बाबर साहबदीन ने कहा है कि सफाई के मामले में कोताही किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। मुबैना पुलिस मुकाबले में मारे जाने वालों की लाश वरसा के हवाले न करने पर लाहौर हाई कोर्ट ने DG इन्वेस्टिगेशन को इंक्वायरी करने का हुक्म दे दिया है। अदालत ने पोस्टमार्टम के बाद लाश वरसा के हवाले करने का भी हुक्म दे दिया है। ये रिपोर्ट देखें। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली ज़िया बाजवा ने दरख्वास्त पर समाअत की। दौरान समाअत SSP इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर अनूश मसूद SP कैंट अरसलान अदालत के रूबरू पेश हुए। दरख्वास्त गुजार के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुकाबले में मारे जाने वाले नौजवान की लाश पुलिस वरसा के हवाले कर रही है, न ही दरख्वास्त गुजार की दाद रसी की जा रही है। अदालत से इस्तदा की गई है कि लाश वरसा के हवाले करने का हुक्म जारी किया जाए। जस्टिस अली ज़िया बाजवा ने रिमार्क्स दिए कि डॉक्टर अनूश साहिबा, आपकी नाक के नीचे यह क्या गैर कानूनी काम हो रहा है? क्या आपने सोचा कि लवाहिकीन पर क्या गुजर रही होगी? अदालत जिम्मेदारों का तयन करके कार्रवाई करेगी। डॉक्टर अनूश ने बताया कि पुलिस मुकाबले का इल्म 1 रोज बाद हुआ, 2 रोज की मोहलत दें, वाक़े की इंक्वायरी करके रिपोर्ट पेश करूंगी। अदालत ने कहा, आप इंक्वायरी ना करें, हम DIG इन्वेस्टिगेशन से इंक्वायरी करवाएंगे। अदालत ने DIG इन्वेस्टिगेशन को इंक्वायरी करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने आइंदा समाअत पर जिम्मेदारों को रिपोर्ट में नामजद करके रिपोर्ट पेश करने की हिदायत कर दी। और नाज़रीन, एड्स एक जानलेवा बीमारी है। आज इस महलिक बीमारी की वैक्सीन की ज़रूरत के बारे में शौर उजागर करने का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का मकसद हेल्थ केयर वर्कर्स की हौसला अफजाई करके वैक्सीन की तैयारी को तेज़ करना है। ये रिपोर्ट देखें। 18 मई को आलमी सतह पर हर साल एड्स वैक्सीन का आलमी दिन मनाया जाता है। इस दिन को मनाने के 2 वाज़ेह मकासद हैं। एक, हेल्थ केयर वर्कर, साइंसदानों और रज़ाकारों की हौसला अफजाई करके वैक्सीन की तैयारी को तेज करना है। दूसरा, इस वैक्सीन की अहमियत पर तवज्जो मरकूज करना है। पहली बार ये दिन 18 मई 1998 को मनाया गया। HIV वैक्सीन आगाही के दिन का तस्वुर साबिक अमरीकी सदर बिल क्लिंटन ने 18 मई 1997 में अपनी तकरीर के दौरान दिया। साबिक अमरीकी सदर ने इस मुहलिक बीमारी पर काबू पाने
के लिए वैक्सीन की जरूरत का हवाला दिया था। बिल क्लिंटन ने ऐसी वैक्सीन की तैयारी पर जोर दिया जो HIV से लड़ने के लिए फर्द की सलाहियत को बढ़ा सके। इस तरह दुनिया को एड्स के मोहलिक चुंगल से बचाना मुमकिन होगा। HIV की इब्तदाई अलामात में फ्लू, बुखार, गले की सोजिश और थकावट शामिल हैं। एंटी रिट्रोवायरल वायरल थेरेपी इस बीमारी की नशोनुमा में रुकावट मानी जाती है, लेकिन अभी तक इसका कोई मुस्तकिल इलाज दरियाफ्त नहीं किया जा सका। 2019 में दुनिया भर में 38 मिलियन लोग HIV का शिकार थे। इसी साल 6,90,000 अफराद एड्स और उससे मुंसलिक बीमारियों की वजह से लुकमा अजल बने। आपको बताएं कि दुनिया भर में अजायब घरों को इंसानी इर्तिका के मुख्तलिफ अदवार के दरमियान पुल करार दिया जाता है। उल्म फ़नून के नमूनों, विरासत, सकाफत और मुख्तलिफ तहजीबों के अमीन समझे जाने वाले अजायब घरों का आज आलमी दिन मनाया जा रहा है। इसी तनासुब में देखते हैं सुहेल कैसर की ये रिपोर्ट। माहिरीन आसार कदीमा अगरचे इस बात का तयन तो नहीं कर सके कि दुनिया का पहला अजायब घर कहाँ और कब कायम हुआ था, लेकिन जिन कदीम म्यूजियम्स के आसार मिले हैं उनका ताल्लुक बाबल और नैनवा, मिस्र, चीन और यूनान की तहजीबों से जरूर जुड़ा हुआ मिलता है। इसी हवाले से समझा जा सकता है कि म्यूजियम्स में हमारा माजी महफूज है, जिसे देखना, जिसके बारे में जानना काफ़ी अच्छा महसूस होता है। म्यूज़ियम तो जो होता है वो एक डिपॉजिटरी होता है हमारे कल्चर का, हमारे हेरिटेज का। उसके अंदर जो चीज़ें पड़ी होती हैं उनको आप जाके देखें तो आपको पता चलता है कि आपकी अपनी सिविलाइजेशन, आपका अपना कल्चर कहाँ से निकला है। ख़ास तौर पे नई जनरेशन के लिए कि उनको बताया जाए कि उनके पास्ट में यहाँ क्या था, कौन कौन सी सिविलाइजेशंस निकली, क्या क्या कुछ हुआ, हिस्टोरिकल फैक्ट्स क्या थे। तो उस हवाले से म्यूज़ियम्स का बड़ा अहम किरदार होता है। हमारा खित्ता भी इस लिहाज से काफ़ी खुशकिस्मत है कि यहाँ महरगढ़, कंदारा और मोजोदड़ो जैसी कदीम तरीन तहजीबों का सुराग लगाया जा चुका है, जहाँ से मिलने वाले नवादरात हमारे मुल्क के मुख्तलिफ अजायब घरों में महफूज हैं। इस हवाले से लाहौर अजायब घर को मुल्क का कदीम तरीन और सबसे बड़ा म्यूज़ियम होने का एजाज़ हासिल है। लाहौर अजायब घर इस खित्ते के अंदर बनने और बिखरने वाली मुख्तलिफ तहजीबों और उनके विरसे का अमीन है, जो पिछले 5000 साल के अंदर इस खित्ते में लोग आए, बसे और फिर उसके बाद उनकी जगह दूसरे आने वाले लोगों ने ली। तो ये अजायब घर जो है वो उन तमाम की तहजीबों का, उनकी सकाफ़त का, उनकी शनाख्त का, उनके वर्से का अमीन है। अहसन बात यह है कि अब हमारे यहाँ भी म्यूज़ियम्स की अहमियत को तस्लीम किया जा रहा है। ज़रा मेरे इर्द गिर्द नज़र तो दौड़ाइए कि किन किन अदवार के कैसे कैसे शानदार नवादरात बिखरे पड़े हैं। वो नवादरात जो हमारा ताल्लुक़ कदीम तहजीबों से जोड़ते हैं। और अजायब घरों की अहमियत ये रहती है कि ये सब कुछ देखने और जानने के लिए हम इन्हीं के मरहूने मिन्नत होते हैं। कैमरामैन फैसल रहमान के साथ सुहेल कैसर, लाहौर न्यूज़। वेलकम बैक। आपको बताएं कि इमरान खान का आज नैब रावलपिंडी ना जाने का इम्कान है। वकला ने इमरान खान को ज़ाती हैसियत में पेश न होने का मशवरा दिया है। इमरान खान को वकला के जरिए 20 नकात पर मुश्तमिल दस्तावेज़ात फ्राहम करने का मशवरा है। नैब ने कल ज़मान पार्क में 3 सफ़ात पर मबनी नोटिस भी मौसूल करवाया। तो इसी पर बात करेंगे डेप्यूटी ब्यूरो चीफ हसन रजा से। बताइए हसन। बिल्कुल, इमरान खान का आज नैब रावलपिंडी ना जाने का इम्कान है। इमरान खान के वकला ने गुज़श्ता रात नैब में ज़ाती हैसियत में पेश न होने का मशवरा दिया है और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़राए का कहना है कि इमरान खान को अपने वकला के ज़रिए नैब को 20 नकात पर मुश्तमिल जवाबात और दस्तावेज़ात काम करने का मशवरा दिया गया है। नैब ने कल जमान पार्क में 3 सफ़ात पर मबनी नोटिस मौसूल करवाया था और नोटिस में इमरान खान को आज सुबह 10 बजे नैब रावलपिंडी पेश होने की हिदायत की गई थी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया हसन। सिटी ट्रेडर्स एसोसिएशन के वफ्द का पयाफ ऑफिस ब्यूरो गुलबर्ग का दौरा। मेंबरान इजलास में पयाफ ग्रुप के साथ बाकायदा अलहाक का ऐलान कर दिया है। रिपोर्ट करेंगे मुबीन हैदर। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के इंतखाबात की तैयारियां, सिटी ट्रेडर्स एसोसिएशन के वफ्द का पयाफ ऑफ ब्यूरो गुलबर्ग का दौरा। इजलास में पैट्रन इन चीफ शेख उमर सरफराज, अंजुम हबीब और फारूक शेख ने पयाफ के साथ इल्हाक का ऐलान कर दिया। इजलास में पैट्रन इन चीफ पयाफ मियां अंजुम निसार, चेयरमैन फहीमुर रहमान सहगल, मियां मोहम्मद अली नसरुल्लाह मुगल समेत दीगर शरीक हुए। पैट्रन इन चीफ पयाफ मियां अंजुम निसार का कहना था कि मुआशी सूरत हाल पर हुकूमत का कोई नुमाइंदा मिलने को तैयार नहीं है। मिस मैनेजमेंट और करप्शन को खत्म करके मामलात को ठीक करने की जरूरत है। ये जो हो रहा है हमारे मुल्क में कि यूं लगता है कि शायद मईशत किसी गवर्नमेंट का कंसर्न नहीं है, तो कोई बंदा मिलने को तैयार नहीं है, ना चैम्बर लेवल पे कोई आने को तैयार है, गवर्नमेंट का कोई मिनिस्टर, ना फेडरेशन लेवल पे कोई आने को तैयार है। यूं लगता है यार जैसे ये मुल्क का मईशत तो शायद कोई मामला है ही कोई नहीं, कंसर्न ही नहीं है।
فہیم الرحمان سیگل نے کہا کہ حکومت بجٹ میں تاجروں کی تجویز کو اہمیت دے۔ پیاف گروپ کے سٹی ٹریڈرز ایسوسی ایشن کے وفد نے الحاق کا خیر مقدم کرتے ہوئے یقین دلایا کہ سب مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کیا جائے گا۔ آپ کو بتائیں کہ تاریخی اسکول گورنمنٹ سینٹر ماڈل اسکول لاہور کا انتظامی کنٹرول دانی اسکول سسٹم کو دینے کا معاملہ ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے احکامات پر عمل درآمد روک دیا ہے۔ عدالت نے سیکنڈری ایجوکیشن سمیت دیگر فریکوینسی جواب طلب کر لیا ہے۔ یہ رپورٹ دیکھیں۔ گورنمنٹ سینٹر ماڈل اسکول لاہور کا انتظامی کنٹرول دانش اسکول سسٹم کو دینے کا معاملہ۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد کریم نے پروفیسر مظفر حسین اور دیگر کی درخواستوں پر سماعت کی۔ درخواست گزاروں نے سینٹرل ماڈل اسکول کو دانش اسکول سسٹم کے حوالے کرنے کے اقدام کو چیلنج کیا ہے۔ درخواست گزاروں کے وکیل نے بتایا کہ گورنمنٹ سینٹر ماڈل اسکول کا قیام 1883 میں عمل میں لایا گیا۔ 1944 میں تعلیمی معیار کی بنیاد پر اسکول کو اپنی بلڈنگ بنا کر شفٹ کر دیا گیا۔ کئی نامور شخصیات نے گورنمنٹ سینٹرل ماڈل اسکول سے تعلیم حاصل کی۔ وکیل نے نقطہ اٹھایا کہ اس وقت اسکول میں 3200 طلباء زیر تعلیم ہیں۔ گورنمنٹ سینٹرل ماڈل اسکول کو دانش اسکول سسٹم کے حوالے کرنے کا حکومتی اقدام کالعدم قرار دیا جائے۔ عدالت نے گورنمنٹ سینٹرل ماڈل اسکول کا انتظامی کنٹرول دانش اسکول سسٹم کو دینے کے احکامات پر عمل درآمد روک دیا۔ لاہور ہائی کورٹ نے سیکرٹری ایجوکیشن اور دیگر فریقوں سے جواب طلب کر لیا ہے۔ کیمرہ مین محمد ایوب کے ساتھ محمد اشفاق، لاہور نیوز۔ یونیورسٹی آف ایجوکیشن لاہور میں نئے رجحانات اور تحقیق کے موضوع پر دوسری عالمی کانفرنس کا اہتمام کیا گیا۔ رپورٹ کریں گی سامیہ سعید۔ یونیورسٹی آف ایجوکیشن لاہور کا احسن اقدام جامعہ کے شعبہ کیمسٹری میں نئے رجحانات اور تحقیق کے موضوع پر دوسری 3 روزہ عالمی کانفرنس کا انعقاد۔ 30 سے زائد ممالک کے نامور محقق اور اسکالرز شریک ہیں۔ اسکالرز اور محققین کا تعلق امریکہ، نیدرلینڈ، فرانس، ملیشیا، چین، برطانیہ، بلغاریہ، آسٹریلیا، ایران، ترکی، سعودی عرب اور دیگر ممالک سے ہے۔ پاکستان کی مختلف جامعات سے بھی کثیر تعداد میں اسکالرز کانفرنس میں شرکت کر رہے ہیں۔ چیئرپرسن شعبہ کیمسٹری پروفیسر ڈاکٹر میاں حبیب الرحمان نے کہا کہ کانفرنس کا مقصد دنیا بھر کے محققین کو ایسا پلیٹ فارم مہیا کرنا ہے جہاں وہ باہمی مکالمے سے کیمسٹری کے میدان میں ہونے والی جدید پیش رفت اور تجربات سے ایک دوسرے کو آگاہ کر سکیں گے۔ لرننگ پلیٹ فارم ہے ڈیفرنٹ ریسرچرز کے لیے، ڈیفرنٹ اسٹوڈنٹس کے لیے، ڈیفرنٹ اسکالرز کے لیے کہ وہ یہاں پہ آئیں اور کیمسٹری میں اپنے جو ان کے ریسرچ پرابلمس ہیں ان کو سالو کر سکیں۔ طلباء کا کہنا تھا کہ یونیورسٹیوں میں انٹرنیشنل کانفرنس کا انعقاد اچھا قدم ہے۔ انٹرنیشنل ریسرچ سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ ڈفرینٹ ریسرچرز آئے یہاں پہ، انہوں نے اپنی ریسرچز جو ہے ہم سے شیئر کی، تو ہم کیمسٹری کے اسٹوڈنٹس ہیں تو ان کی ریسرچ سے ان کے جو ایکسپیرینسز تھے ان سے ہم نے بہت کچھ سیکھا۔ ایز اے کیمسٹری اسٹوڈنٹ یہ ہمارے لیے بڑی امپورٹنٹ ہے، کیونکہ ہمارے جو سینئرز ہوتے ہیں، جتنے بھی پروفیسر ہیں، اسکالر ہیں، وہ اپنی اچیومنٹ شیئر کرتے ہیں، اپنی ریسرچ شیئر کرتے ہیں، تو یہ ہمارے لیے بڑی بینیفٹ ہے۔ کانفرنس میں محققین اور اسکالرز کی جانب سے 100 کے قریب تحقیقی مقالہ جات پیش کیے گئے۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی، واپس آئیں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ۔